नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो शिक्षा निदेशालय की तरफ से सेवा नियमावली में परिवर्तन करके अन्य राज्य के डीएलएड वालों को भी यहाँ पर शामिल करने की परमिशन दी गई है, शामिल करने का रूल बनाया गया है। तो क्या ये रूल कितना सही है और कितना गलत है? क्योंकि जैसा आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री प्रशिक्षण होता है उसके प्रवेश परीक्षा के लिए राज्य का मूल निवासी होना चाहिए और राज्य के मूल निवासी ही यहाँ से डीएलएड करते हैं और वही लोग यहाँ पर इस आवेदन के लिए पात्र होते हैं। क्योंकि अन्य राज्य के लोग ना तो उत्तर प्रदेश में नौकरी पाते हैं, ना ही अन्य राज्य के लोग उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर सकते हैं। सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी है। तो यानी कि जब अन्य राज्य के लिए यहाँ पर डीएलएड पूरी तरीके से बैन है, यानी कि डीएलएड नहीं कर सकता उत्तराखंड से, तो फिर यहाँ पर जो है कि अन्य राज्य के लोग नौकरी कैसे पा सकते हैं। अब रही बात, ठीक है, उन लोगों ने प्रशिक्षण कर रखा है, हम यहाँ पर सिर्फ कि जो प्रॉब्लम आ सकती है उस प्रॉब्लम की बात करेंगे कि उनका प्रॉब्लम क्या है और हमारा प्रॉब्लम क्या है। कि देखिए, जहाँ पर शिक्षण कार्य में इंटर्नशिप महत्वपूर्ण होती है। आपने देखा होगा उत्तराखंड से जिसने डायरेक्ट डीएलएड करा होगा तो लगभग 96 डेज का स्कूल ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप होती है स्कूल पे, और 14 दिन की जो है कि डाइट में होती है। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो लगभग 110 दिन की जो है कि टीचिंग होती है, कि लगभग 110 दिन का जो है कि टीचिंग प्रशिक्षण होता है। वो किसके अनुसार होता है कि राज्य के जो स्कूल मैनेजमेंट होता है, जो राज्य के स्कूलों का सिस्टम होता है, कि यानी कि स्थानीय आधार पर जो विद्यालय के क्रियाकलाप होते हैं उनकी बारीकियों को सीखने के लिए, और यहाँ के बच्चों के यानी कि शिक्षक का भी शिक्षण अभ्यास हो सके, किसके आधार पर, जो विद्यालय यहाँ के संचालित होते हैं, जिस तरीके से विद्यालय यहाँ संचालित होते हैं उन्हीं बारीकियों को सीखने के लिए होता है। समझ रहे हैं ना कि राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तराखंड राज्य का, कि स्थानीय निवासी होगा तो जो 96 डेज का स्कूल में प्रशिक्षण होता है तो उससे क्या चीज़ें होता है कि शिक्षण कार्य को पूर्ण रूपेण समझने तथा शिक्षण कौशल को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक छात्र अध्यापक को लगभग 50 दिन यानी कि 50 कार्य दिवस का इंटर्नशिप साल भर में होता है, प्रति वर्ष के हिसाब से होता है, यानी कि 96 डेज का उनका इंटर्नशिप होता है ये, और 14 दिन का जो है डाइट में होता है। ये करवाने का मतलब क्या होता है कि राज्य के अंदर जो विद्यालयों का संचालन होता है तो प्रशिक्षण भी उनके अनुसार ही होता है। वो विद्यालय में जो स्कूल ट्रेनिंग होती है, 96 डेज का जो शिक्षण कार्य होता है, शिक्षण कार्य में इंटर्नशिप होती है, वो जो है कि जो हमारे राज्य के विद्यालय के सभी क्रियाकलाप होते हैं उन बारीकियों को सीखना चाहिए, चाहे वो मातृभाषा में पढ़ाने का शिक्षण अभ्यास हो, या विद्यालय की सभी गतिविधियां हों, या जो है कि हमारे समाज से जुड़ी हुई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कि बच्चा जो है कि अपने परिवेश से कैसे सीखता है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि बच्चा जब, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में या मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में ही ये प्रशिक्षण को दिया जाने की ज़रूरत पड़ती है, कि मातृभाषा में प्रशिक्षण। तो अब हम लोग जो लोग कि हम ये कह रहे हैं कि दूसरी बात आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि डीएलएड एनसीटी का पाठ्यक्रम है, डीएलएड एनसीटी का पाठ्यक्रम है और एनसीटी डीएलएड को करवाती है। सबसे बड़ी बात बता देता हूँ कि एनसीटी डीएलएड को मान्यता देती है, ठीक है, और जो पाठ्यक्रम जो प्रशिक्षण कराता है वो स्कूल एजुकेशन बोर्ड कराता है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, किसी भी राज्य का हो, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कराता है। ये किसी यूनिवर्सिटी लेवल का प्रोग्राम नहीं होता है जिसमें एनसीटी का। देखिए, अब आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जब रामनगर से एनटीटी होती है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होती थी, एनटीटी होती थी, वो भी रामनगर बोर्ड कराती थी, बहुत समय पहले 2003-04 की बात बता रहा हूँ। तो रामनगर बोर्ड की तरफ से ही एनटीटी भी होती थी।
तो आपको ये बता देता हूँ कि एनटीटी पाठ्यक्रम भी जो होता है या सीबीएसई बोर्ड कराता है या जो है स्टेट एजुकेशन बोर्ड कराते हैं। तो यहाँ पर भी ये चीज़ मैं बहुत ज़रूरी आपको समझाना चाह रहा था कि अन्य राज्य के डीएलएड क्यों अलाउ नहीं हो सकते हैं। देखिए, अन्य राज्य डीएलएड प्रशिक्षण कर रहे हैं, लेकिन उनका जो 110 दिन का इंटर्नशिप है वो हमारे राज्य के शिक्षण प्रणाली के अनुसार नहीं है। राज्य के किसी भी राज्य का जो है इंटर्नशिप है उस राज्य का, जैसे मध्य प्रदेश से कोई बच्चा डीएलएड का प्रशिक्षण ले रहा है तो उनका जो 6 महीने का इंटर्नशिप है तो वो उस राज्य के अनुसार होगा, मध्य प्रदेश के राज्य के अनुसार, ताकि वहाँ के विद्यालय के सभी क्रियाकलापों की बारीकी वो वहाँ के अनुसार ही सीखेगा, न कि उत्तराखंड के अनुसार। अगर कोई उत्तर प्रदेश से डीएलएड करता है तो उत्तर प्रदेश का जो डीएलएड प्रशिक्षणार्थी होगा, छात्र अध्यापक होगा, तो वो उत्तर प्रदेश के अनुसार ही जो है कि अपना इंटर्नशिप करेगा कि वहाँ के विद्यालय की सभी गतिविधियों को सीखेगा, वहाँ के अनुसार सीखेगा, हमारे अनुसार नहीं सीखेगा। अगर उसे क्षेत्रीय भाषा में या स्थानीय भाषा में मातृभाषा का भी ज्ञान होगा तो वो वहीं का होगा। जैसे हम एक छोटी सी बात बता रहे हैं कि लगभग कहते हैं कि ना एनईपी 2020 भी इस बात को कहती है कि कम से कम ग्रेड 5 तक स्थानीय भाषा में शिक्षण होना चाहिए। यानी कि आपको ये बता देता हूँ कि बच्चों को 8 वर्ष तक की आयु को, 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु तक जो है कि स्थानीय भाषा में समझाना चाहिए या स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। समझ रहे हैं? अब ये कहाँ कहा गया है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा गया, और जो एनसीएफ 2022 आएगा, जो एनसीएफ 2022 की रूपरेखा भी इसी पर आधारित है। तो इसलिए भी मैं विरोध कर रहा था, और मैं रूलों की भी बात करूंगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपको कुछ नहीं पता है, कई मुझे दादा कह रहे थे, कई परदादा कह रहे थे, कोई ताऊ कह रहे थे, कोई नाना कह रहे थे, कोई चाचा कह रहे थे। तो उन लोगों के लिए मैं खासकर उनके लिए ये बात बता देता हूँ। अब देखिए, जब रूल को चैलेंज किया गया है तो वहाँ पर ये बात जरूर आएगी कि भाई आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तो अन्य राज्य का जो इंटर्नशिप है वो इंटर्नशिप उस राज्य के अकॉर्डिंग होती है, न कि हमारे राज्य के अनुसार जो बाहरी राज्य के। और दूसरा जो प्रावधान है उस प्रावधान को भी मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तराखंड में डीएलएड केवल उत्तराखंड राज्य के निवासियों के लिए होगा, और वो उत्तराखंड से ही डीएलएड होना चाहिए, न कि अन्य राज्य से। अब इन्होंने क्या कर दिया कि भाई जब अन्य राज्य में, देखिए निदेशालय की तरफ से भी बड़ा खेल हुआ है इसमें खेल क्या हुआ कि अगर अन्य राज्य के डीएलएड पर किसी प्रकार की रोक लग जाती है तो विभाग ने क्या करा है कि जो समान पद में नियुक्त शिक्षक हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, ताकि हम उनके माध्यम से भी ये जो भर्ती है उसको पूरी निकाल सकें। समझ रहे हैं? और जो आने वाली जो भविष्य में जो है कि 500-600 के आसपास की पद कर रहे हैं, तो आपको पता है 2027 में चुनाव है, तो 1 साल तो इसमें लग जाएगा, 25 निकल जाएगा, लगभग 26 में ये भर्ती निकालेंगे नहीं तो लगभग 2027 में ही अगली भर्ती निकलेगी, लगभग 3 साल बाद ये भर्ती निकलेगी। तो इसलिए जो है मैं जितने भी डीएलएड हमारे डाइट डीएलएडों से कर रहे हैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, और उन अभिभावकों से जो राज्य के निवासी हैं और जो सेवारत शिक्षक हैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो अन्य राज्य के डीएलएड है, अगर आज आपने नहीं रोका तो कल आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। कल निश्चित रूप से मुसीबत बन जाएगी कि आज ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसको कल को वो रूल चैलेंज होते रहेंगे और अन्य राज्य के डीएलएड आते रहेंगे। अन्य राज्य के सभी लोग जो है कि जब तक मूल निवास वाली बात नहीं आएगी, मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं समझी जाएगी, और ये हमेशा हमेशा के लिए आप कल को हो सकता है आपका भाई भतीजा बच्चा जो भी है वो डीएलएड करेगा तो वो हजारों लोगों के उन अन्य राज्यों के लोगों के बीच में कंपटीशन फाइट करेगा। जरूरी नहीं है अन्य राज्य के लोगों को आप वंचित करेंगे तो वो रूल चैलेंज होते रहेंगे। इसलिए समय रहते हुए अन्य राज्य के डीएलएड को आपको रोकना होगा, नहीं तो सारे लोग अन्य राज्यों से करते रहेंगे, हमारे डाइट डीएलएड का भी महत्व नहीं रहेगा, और हमारे स्थानीय जो हमारे राज्य के स्थायी निवासी उनका भी कोई महत्व यहाँ पर नहीं रहने वाला है। तो आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं उन नियमों पर कि जो हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो है कि हमारे यहाँ जो अन्य राज्य का डीएलएड करके लिया जाएगा तो सबसे पहले जो है कि भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं, भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश में हिंदी है,
हिंदी वहाँ पर भाषा विशिक्षण है तो यहाँ पर भी है, यानी कि इसको राज्य भाषा का दर्जा दिया है। हमारे यहाँ 2 राज्य भाषा है, संस्कृत द्वितीय राज्य भाषा है, ये भी आपको बता देता हूँ, और हिंदी हमारी राज्य भाषा है। तो मध्य प्रदेश में भी राज्य, लेकिन जो मातृभाषा है मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, जैसे बघेली है, बुंदेलखंडी है, निमाणी है, मालवी है, इस तरीके की भाषाएं बोली जाती है। तो बच्चों का जो ट्रेनिंग है, जो जिस जिले से डीएलएड करेगा तो उसका स्थानीय लैंग्वेज उस हिसाब से भी उसके वहाँ के सांस्कृतिक जो भी चीज़ें होंगी, समाज से जुड़ी हुई है, संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक परिवेश है, तो उस आधार पर ही उसने वहाँ पर इंटर्नशिप ली होगी कि जो हमारे राज्य से अलग है। दूसरी बात है, देखिए आदिवासी जो डिपार्टमेंट है, जिसको ट्राइबल डिपार्टमेंट के डीपीआई और ट्राइबल 2 डिपार्टमेंट है, उनका भी प्रशिक्षण का थोड़ा सा, क्योंकि प्रशिक्षण तो एक तरीके से, और ट्राइबल और उन लोगों के लिए विशेष छूट वहाँ पर रहती है डीपीआई और ट्राइबल में। तो आप यहाँ पर देखिए, ये मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि भाषा शिक्षण की बात कर रहा हूँ। जो लोग ऑलरेडी शिक्षक हैं, आप एफएलएन देखते होंगे कि जो नंबर ऑफ लिटरेसी वाला जो आप देख रहे होंगे, नंबर ऑफ लिटरेसी कार्यक्रम जो है उसको देख रहे होंगे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा एफएलएन में अलग अलग बात। उसके बाद दीक्षा पोर्टल में जो स्टोरी आती है कि अलग अलग भाषाओं में, लगभग 22 भाषाओं के हिसाब से अलग अलग राज्यों के दीक्षा पोर्टल में अलग अलग स्टोरियाँ बच्चों के लिए बनाई गई हैं। तो वो क्यों बनाई गई हैं, तो वो शिक्षण से उसका क्या लेना देना है कि ये दीक्षा पोर्टल, बहुत सारे शिक्षक इस बात को समझ रहे होंगे, जो लोग दीक्षा पोर्टल, एफएलएन वगैरह वगैरह सीखते हैं, तो वो प्रशिक्षण में क्या महत्व रखता है। तो मैं यहाँ पर क्यों विरोध कर रहा हूँ, मैं विरोध करने वाला होता कौन हूँ, सबसे बड़ी चीज़ है। तो भैया जो इंटर्नशिप होती है वो उस राज्य के अकॉर्डिंग होती है, और जो मॉनिटरिंग बॉडी होती है वो जो है कि स्कूल एजुकेशन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन होता है, केवल एनसीटी से मान्यता होती है, जैसे एनटीटी भी होती है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त होती है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, पहले रामनगर बोर्ड में ये चलती थी। अब हम बात करते हैं कि एनईपी 2020 किस बात की वकालत करती है। जो लोग मेरा विरोध करते हैं, थोड़ा सा वो उन बातों पर भी फोकस करें कि हम अन्य राज्य के डीएलएड का क्यों विरोध। एनईपी जो है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी यह वकालत की गई है कि जहाँ भी संभव हो शिक्षा का माध्यम कम से कम ग्रेड 5 तक मातृभाषा में, यानी कि कक्षा 5 तक मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में होगी, ये इसमें रखा गया। लेकिन अधिमान है तो उस ग्रेड 8 और उससे आगे तक सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों में इनकी मातृभाषा में शिक्षण होना चाहिए। ये एक एनईपी 2020 का। अब देखिए जो एनसीएफ 2022 है की रूपरेखा है, तो एनसीएफ 2022 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022 में क्या सिफारिश की गई है कि बच्चों को 8 वर्ष की आयु तक उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। आरटीई एक्ट 2009 के अध्याय 5, एक्ट की भी बात कर रहा हूँ, आरटीई एक्ट 2009 के अध्याय 5 की धारा 29F में निर्विवाद रूप से कहा गया है कि जहां तक संभव हो शिक्षण का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में होगा। ये जो है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022 के मुख्य बिंदु हैं, और उसमें आरटीई एक्ट के 2009 के अध्याय 5 के धारा 29F में भी ये चीज़ कहा गया है कि आप कहाँ से किस नियम को ला रहे हैं। जो लोग मुझसे कह रहे हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि ये नियमों को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारा रिसर्च का विषय है। मैं आप किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जायज़ बात है जिसको लेकर के राज्य का हित हो, बच्चों का जो है कि मौलिक अधिकार का हित हो, उस मौलिक अधिकार की बात मैं कर रहा हूं, उस मौलिक अधिकार से रिलेटेड बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर आपकी समझ में ये बात आती है तो ठीक है, नहीं तो ये भी आपका चर्चा का विषय, क्योंकि आपने त्रिभाषा सूत्र, देखिए त्रिभाषा सूत्र जो है कि ट्राई लैंग्वेज फार्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा,
उस ट्राई लैंग्वेज फार्मूला में भी पहली भाषा मातृभाषा है और द्वितीय भाषा राज्य भाषा होता है, तीसरी भाषा जो होती है कि मॉडर्न लैंग्वेज होती है। मॉडर्न लैंग्वेज आप कुछ भी पढ़ लेते हैं। पहली भाषा मातृभाषा, जैसे आप लोग बहुत पहले जिन्होंने पढ़ा होगा तो कहीं पर संस्कृत चलती, कहीं पर उर्दू चलती है, लोकल हर जिले की, कि जो लोग जिस भाषा से, उर्दू वाला भी एक सब्जेक्ट होता था, कहीं संस्कृत चलती थी, कहीं अंग्रेजी मॉडर्न भाषा, कोई एक भाषा, दो भाषाएं अनिवार्य रूप से किसी भी कक्षा में पढ़ाई जाती थी। हमारे उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी दो भाषा तो अनिवार्य रूप से, निश्चित रूप से किसी भी कक्षा में पढ़ाया जाता था। 12 तक दो भाषा जरूर पढ़ता था, उससे आगे बच्चा अपनी मर्जी से लेता है कॉलेज के स्तर पर। तो रही बात साथियों, आप लोगों ने बता दिया है एनसीएफ 2022 का जो रूपरेखा है उसमें मातृभाषा को लेकर के क्या कहा गया है और एनईपी 2020 में मातृभाषा को लेकर के क्या कहा गया, और जो डीएलएड वालों का जो अन्य राज्यों से है उसके इंटर्नशिप को लेकर के क्या प्रॉब्लम हो सकता है। उस इंटर्नशिप में उस राज्य के अकॉर्डिंग ही प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो उस राज्य के विद्यालय के सभी क्रियाकलापों की बारीकी सीख सके और जो भी सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, विद्यालय संबंधी गतिविधियां हैं, शिक्षण अभ्यास है, वो उस राज्य के अकॉर्डिंग सीखता है, न कि अन्य राज्य के। जैसे बंगाल में डीएलएड करेगा तो बंगाल के अनुसार, उत्तराखंड में करेगा तो उत्तराखंड के अनुसार। उत्तराखंड में 2 क्षेत्रीय मातृभाषाएं चलती है, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो आप लोग समझ रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं न कहीं अन्य राज्य का डीएलएड जो है कि मेरे हिसाब से लेना गलत है, क्योंकि उसका जो मेन स्किल है, शिक्षण स्किल, टीचिंग स्किल है, वो हमारे राज्य के अकॉर्डिंग नहीं है, जिसको लेकर के आरटी एक्ट के अध्याय 5 में धारा 29F में भी कहा गया है कि वो जो टीचिंग स्किल है उन बच्चों के राज्य के अकॉर्डिंग नहीं है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। जैसा कि एनआईओएस डीएलएड वालों के जो टीचिंग स्किल थे राज्य के अनुसार थे, राज्य के हिसाब से ही उनको टीचिंग स्किल दी गई थी। कल के दिन एनआईओएस डीएलएड वाले भी इस बात का विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से कोर्ट से जीतेंगे। अन्य राज्य के डीएलएड के बजाय एनआईओएस डीएलएड को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, तो निश्चित रूप से वो टीचिंग स्किल पर ये सवाल उतारेंगे। और आरटी एक्ट का अध्याय 5 की धारा 29F में एनसीएफ 2022 का जो रूपरेखा है उसमें इस बात की सिफारिश की गई। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। साथियों जो लोग मुझसे किसी भी प्रकार का हेट आर्गूमेंट करते हैं तो आपसे निवेदन है कि हेट आर्गूमेंट ना करें, क्योंकि मैं रिसर्च के बाद ही आप लोगों के साथ आता हूं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए